Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zantech. This is Muhammad Zain Ali, your mentor, and we were discussing about Python, and this is our Python crash course जिसमें हम अब तक वेरी बेसिक पाइथन से स्टार्ट करके थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन देख के और देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स नमपाई के हमने 3 लेक्चर्स कवर किए जिसमें हमने काफ़ी सारे नमपाई क्रिएशन से लेके नमपाई ऑपरेशन तक सारे फंक्शंस जो हैं वो हमने परफॉर्म किए एंड अब हम शिफ्ट होने लगे हैं एक बहुत ही अमेजिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि वी आर अ बिग डाटा इंजीनियर एंड वी आर डाटा साइंटिस्ट एंड दिस एंड दैट। मतलब ये जो डाटा की जो फील्ड है ये एक बहुत एडवांस फील्ड है। लाइक आप यूं कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग, डाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब डाटा जब बढ़ता जा रहा है तो जाहिर है हम डाटा को हैंडल कैसे करें। तो डाटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास डाटा साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं उनके पास लाखों करोड़ों की तादाद में जो डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, या डाटा सेट्स के अंदर जो लाखों करोड़ों की तादाद में रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, उन सबको मैनेज कैसे करना है, उन सबको लेके कैसे चलना है, किसी का रिकॉर्ड अगर फाइंड आउट करना हो किसी डाटा सेट में से तो वो कैसे करना है। तो हम उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से पांडास पाइथन एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। पांडास जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, एक पाइथन पैकेज है जिसमें हम डाटा सेट्स और डाटा फ्रेम्स पर काम करते हैं। और डाटा को टैकल करने के लिए, डाटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए और बहुत से टूल्स हैं। हम प्रॉपर डेटाबेसेस बनाते हैं, माइस्क्यूएल करते हैं हम, और ओरेकल के डेटाबेसेस हैं, पोस्टग्रेस है। लेकिन अभी इस वक्त मैं कोर पाइथन कोडिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम पाइथन को लेके पांडास यूज करेंगे और पांडास के थ्रू हम अपने डेटा सेट्स बनाएंगे और डेटा सेट्स को हैंडल करेंगे। ठीक है। डाटा हैंडलिंग करेंगे, डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो एजेंडा ऑफ टुडे हमारा क्या है कि हमने पांडास से एक डाटा फ्रेम बनाना कैसे है, एक लिस्ट से, किसी किसी लिस्ट से, किसी डिक्शनरी से हम अपना डाटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं, हम एक डाटा सेट कैसे बना सकते हैं, हम किसी डाटा सेट को CSV फाइल्स में कैसे सेव कर सकते हैं, किसी डाटा सेट को हम एक्सेल की फॉर्मेट में किस तरीके से सेव कर सकते हैं। कोई एक्सेल फॉर्मेट में अगर आपके पास डाटा सेट आ गया है तो उसको आप किस तरीके से अपनी डाटा फ्रेम में सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी की अगर किसी किस्म की प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई क्वेरी है तो ईमेल मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, यू गाइस कैन चेक दैट आउट एंड उसके ऊपर आप ईमेल करके मुझसे किसी भी किस्म की क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और वेबसाइट का लिंक आल्सो गिवन होता है हमारी डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर एक मैसेज बॉक्स भी है। उस मैसेज बॉक्स में आप कमेंट अपना लीव कर सकते हैं, यू कैन लीव योर फीडबैक देयर। सबसे जो इजी आपके लिए रहेगा, जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आप पांडास को कहाँ पर रन कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप तो जुपिटर नोटबुक या विजुअल स्टूडियो, मतलब अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोकल मशीन पे अगर आप अपनी रन कर रहे हैं तो यू हैव टू पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है। यू हैव टू रन दिस कमांड। ओके। एंड उसके बाद आप इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है। अब numpy में हमने देखा था import numpy as np। np हम क्यों करते हैं, जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म, एक निक नेम रख लेते हैं numpy का, ताकि हम जब फंक्शंस कॉल करेंगे तो हम पूरा numpy ना लिखना पड़े हमें। इसी तरीके से पांडास को हम pd कहते हैं। ओके। ऊपर वाली लाइन में कमेंट आउट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ और उसमें ये बिल्ट इन मौजूद होता है। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, मेरी पांडास इंपोर्ट हो चुकी है। और अब मैं पीडी करके कोई भी फंक्शन अगर कॉल करना चाहूँ, पीडी डॉट, तो मेरे पास काफी सारे फंक्शंस आ गए हैं। ठीक है। फंक्शंस एट्रीब्यूट सारे ही मेरे पास ये मतलब इंपोर्ट हो चुका है पांडास। ओके। तो सबसे पहले मैं इधर
एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ कि हम करने क्या लगे हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा फ्रेम्स, क्रिएट डेटा फ्रेम्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है सीरीज का, कि हम अपने डाटा फ्रेम्स किस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, L1 इज इक्वल टू, मेरे पास लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं 100, 200, 300, 500, 800। ठीक है, ये सारे नंबर्स मेरे पास लिस्ट वन में पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, पी डी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल आएगा। ठीक है, और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, L1। ओके, तो मेरे पास L1 की एक सीरीज बन गई है। ठीक है, और अब आप देखो कि हमारे पास इसका कॉलम नेम 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कोई कॉलम नेम, लेकिन ये एक डेटा सेट बन गया। ठीक है? इसकी इंडेक्सेस बन गए हैं इसके। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, L1 के साथ इंडेक्स का पास कर सकते हो एक पैरामीटर, जिसमें आप अपनी इंडेक्स इज इक्वल टू एक एरे पास कर दो, जिसके अंदर आप अपने कस्टम इंडेक्स दे दो 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं ये इंडेक्सेस पास कर रहा हूँ इसमें। तो अब मेरे जो इंडेक्सेस हैं वो 1 2 3 4 5। अगर मैं 1 2 3 4 5 नहीं देना चाहता, तो मैं इधर कैरेक्टर इंटीजर्स भी दे सकता हूँ, लाइक A B C। ठीक है, तो आप इधर किसी भी किस्म के अपने इंडिसेस आप दे सकते हो। ओके, एंड ई, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास ये ABCDE की फॉर्म में इंडेक्सेस आ गए हैं। ठीक है, व्हाट इफ के अगर मुझे इसका कॉलम चेंज करना है, तो सिंपली मैं ये करूँगा कि मुझे इधर जो नेम देना है, तो pd डॉट सीरीज, लेट्स से मैं इसको एक सेव कर लेता हूँ किसी एट्रीब्यूट में, s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। अब ये जो मेरी सीरीज थी ये s के अंदर सेव हो गई है। ठीक है, s डॉट, अब मेरे पास इसके सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको समझाया था कि इस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिस तरह हमने क्लास बोली थी, क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड उसके फंक्शंस होते हैं जो कॉलेबल होते हैं। तो इसका एक एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है, ये आ गया, ये नेम। ठीक है, अब एस डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं इसका नेम क्या रख देता हूँ, लेट्स से स्कोर। ठीक है, अब मेरे पास इसके एट्रीब्यूट आ गया है स्कोर, जो नेम है सीरीज का वो स्कोर है। अब मैं इसको दोबारा जब रन करूंगा, तो मेरे पास एस को मैं नीचे इस तरीके से प्रिंट करता हूँ। तो जब मैंने दोबारा इसको रन किया है, तो मेरे पास इधर स्कोर का कॉलम आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी ये एक डाटा फ्रेम नहीं है, ये एक सीरीज है। पाइथन की सीरीज होती क्या है बेसिकली, सीरीज हमारे पास एक 1D लेबल्ड लिस्ट कह सकते हो आप। ठीक है, पाइथन की एक 1D लेबल्ड लिस्ट होती है। ठीक, इसको मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये एक डाटा सेट बन चुका है या फिर, ठीक है, लेकिन इस डाटा को आप यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं, लाइक मुझे इसमें से चीज़ें कुछ एक्सेस करनी है, तो मैं इधर लिखता हूँ बी, इंडेक्स बी के ऊपर जो चीज़ है मुझे वो दे दो। तो मेरे पास इंडेक्स बी के ऊपर क्या है, 200, ये आ गया, राइट। तो मेरे पास इंडेक्स बी के ऊपर 200 पड़ा हुआ था, वो मिल गया। मुझे 800 चाहिए किस इंडेक्स पे, इंडेक्स ई के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स ई, और मेरे पास 800 आ जाएगा। तो आप लाइक देखिए, सी आप इसको जिस तरह नॉर्मल इंडिसेस हम कॉल करते हैं, इंडिसेस हम इधर इसके ब्रैकेट्स में इंडिसेस लिखते हैं नॉर्मली, तो उसी तरीके से आप इसकी इंडेक्सिंग कर रहे हो। ठीक है, और उन इंडेक्सिंग के थ्रू आप इसको कॉल कर रहे हो। तो इस तरीके से जो आपकी सीरीज होती हैं वो आप अपनी यूज करते हो। अब इस सीरीज को मैं क्या करता हूँ, एस डॉट टू टू फ्रेम, ये रह गया ना, टू फ्रेम। ठीक है, और इसको मैं एक डाटा फ्रेम में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये एक डाटा फ्रेम बन चुका है। ठीक है,
देखो पहले ये एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहे थे, क्यों? क्योंकि ये एक डाटा फ्रेम के डाटा सेट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर डाटा फ्रेम बन चुका है। ये डीएफ मैंने डाटा फ्रेम के लिए यूज किया, हम क्योंकि यूजुअली डीएफ यूज कर रहे होते हैं। तो अब देखो, ये मुझे इसके ऊपर जब मैं कर्सर ला रहा हूँ तो मुझे वो बता रहा है डाटा फ्रेम विद शेप 5,1। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है डाटा फ्रेम विद शेप 5,1, यानी कि ये एक अब मेरे पास डाटा सेट बन चुका है जिसके इंडिसेस हमारे पास A B C D और E है। अब इसको अगर मैं अभी आपको गूगल को लैब में दे रहा है एक इंटरेक्टिव टेबल अगर आपने बनाना है, तो देखो टेबल फॉर्मेट में हमें डाटा किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, मुझे ये ग्राफ फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो आपको ये ग्राफ फॉर्मेट कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी दिखा रहा है, टाइम सीरीज में भी दिखा रहा है, वैल्यूज भी। ठीक है, तो आपको ये हर किस्म का ग्राफ दिखा रहा है। ओके, अब मेरे पास ये डाटा फ्रेम्स ये मुझे समझ आ गई कि यार इस तरीके से बनती हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। जनरेट पीडीएफ व्यू रिकमेंडेड प्लॉट। अच्छा, ये आपका जो एआई है यहाँ पे वो चल रहा है गालबन। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आ गई कि डाटा फ्रेम किस तरीके से बनता है एक सीरीज को यूज करके। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा फ्रेम है ना, ये एक सीएसवी फाइल में किसी में स्टोर हो जाए। अब इधर मेरे पास डाटा फ्रेम क्या था, ये डाटा फ्रेम था। ठीक है, मैं चाहता हूँ df डॉट टू। अब देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, सीएसवी में भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ, क्लिपबोर्ड पे भी ला सकता हूँ, डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्सेल फाइल में भी ला सकता हूँ। ठीक है, HTML, JSON, लेटेक्स, मतलब आप किसी भी फॉर्म में इस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हो। मैं CSV फाइल में लेके जाना चाहता हूँ इसको, और CSV फाइल को ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इसको नेम देना पड़ेगा, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ डाटा डॉट CSV। ठीक है, और साथ मुझे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा इस सेल को, तो मेरा जो डाटा है वो सीएसवी में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे क्या पता कि डाटा कैसे सेव हुआ है, सीएसवी में कहाँ गया। तो वो हमने पिछले लेक्चर में कहा था, नमपाई के थ्रू फाइल हैंडलिंग देखी थी। तो जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोलैब अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे होगे तो जिस फोल्डर में आपकी जुपिटर नोटबुक पड़ी हुई है जहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रही है, उसी फोल्डर में आपकी ये सीएसवी बन जाएगी। लेकिन अभी मैं कोलैब यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास कहाँ पर आएगी जी, ये फोल्डर मैंने खोला जिसमें मेरी ये कोलैब नोटबुक हमारी रन हो रही होती है। तो वहां पर मेरे पास एक ये डाटा डॉट सीएसवी की फाइल ओपन बन चुकी है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से एक डाटा फ्रेम बन चुका है। ठीक हो गया, तो अब आप लोगों को एक सीएसवी फाइल लोड भी अपना सेव भी करने आ गई, डाटा फ्रेम भी बनाने आ गया। अभी मैंने डाटा सेट किस चीज से बनाया है, एक सीरीज से। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ और उस डिक्शनरी के थ्रू ये डाटा सेट बनाएंगे हम। ठीक है, तो लेट्स गो टूवर्ड्स डिक्शनरीज टू डाटा फ्रेम्स। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब मैं बनाने लगा हूँ एक डिक्शनरी से डाटा सेट। सबसे पहले मैं डिक्शनरी बनाऊंगा एक। तो डिक्शनरी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, DICT, एक डिक्शनरी जिसका सबसे पहले, अब डिक्शनरी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉलम नेम्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ नेम, आगे मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, जैन, अली, अहमद, कामरान, और फाइनली आयशा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नेम्स आ गए। अब मैं एज लिखता हूँ, एज, और इधर मैं लिस्ट पास करूँगा, 23, 22, 21, 25, 24, 25, सॉरी। ठीक है, 5 नेम्स ही थे, 5 एजेस आ गई मेरे पास। और अब मैं क्या करता हूँ, स्कोर। ठीक है, मैं जस्ट कॉलम नेम्स कुछ बना के
आपको एक बड़ा डाटा सेट बना के देना चाह रहा हूँ जिसके अभी मैंने अब तक 5 रोज उसकी मैंने रखी है। स्कोर जी कितना है? 200, 100, 200, 500, 400, 900। ठीक है। और एक और कॉलम हम रख लेते हैं जेंडर का। जेंडर, अच्छा जेंडर मैं 10 की फॉर्म में सेव करने लगा हूँ। ओके। तो मेरे पास क्या आएगा जी? 1, 1, 1, 1 और 0। ठीक है। यानी कि जो मेल है वो 1 और फीमेल 0 से मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। अब मेरे पास ये एक डिक्शनरी बन चुकी है। ठीक है। आपको नजर आ गई, डिक्शनरी है पूरी। ओके। सो अब मुझे क्या करना है कि इस डिक्शनरी को एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और जैसा कि मुझे एक्सेल फाइल में चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक डाटा फ्रेम चाहिए। लेकिन पहले मुझे क्या करना होगा कि पहले तो मैंने सीरीज से, जब मैंने डाटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया था एक सीरीज को, तो वो सीरीज पहले से ही एक पांडास का एट्रीब्यूट था। ठीक है। मैंने पांडास का फंक्शन यूज करके सीरीज बनाई थी। अब मैं डिक्शनरी को डायरेक्ट इस तरह डॉट टू करके इस तरह मैं नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना होगा, एक डीएफ में मैं दोबारा से स्टोर करवाता हूँ। तो अब मुझे पांडास का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। डाटा फ्रेम, ये पांडास का फंक्शन आ गया और इसमें मुझे क्या पास करनी है? अपनी डिक्शनरी। और साथ में ये चाहता हूँ कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो ये वाले इंडेक्सेस हो, 1 2 3 4 5। ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मेरे पास एक डाटा सेट बन गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास डाटा सेट बन गया है, तो मैं इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव करता हूँ। ठीक है। एक्सेल फॉर्मेट में सेव करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, उसी तरीके से df डॉट टू, इस दफ़ा मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास, मुझे फाइल नेम क्या देना पड़ेगा इसको? पहले मैंने डाटा के नाम से रखा था, लेकिन वो डाटा डॉट सी एस थी। अभी हमारा फॉर्मेट चेंज है, तो मैं डाटा डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है। ये मैंने डाटा का नाम रखा है फाइल का। और ये जैसे ही मैं सेव करूँगा, तो मेरी एक फाइल डाटा डॉट एक्स एल एस एक्स के नाम से बन जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब इस फाइल को मैं ओपन करके देखता हूँ। तो ये ओपन होके कैसी दिखी? ये इधर डाउनलोड ही हो गई है डायरेक्ट। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरी एक्सेल फाइल में ये सारी चीज़ प्रिंट हो गई है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और की आपने कि भाई इसके साथ इंडेक्सेस भी आ रहे हैं। ठीक है। अब ये इंडेक्सेस, अगर तो मैं इधर काम कर रहा था जिस तरीके से, तो मुझे चाहिए थे, मैं देखना चाहता था। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये इंडेक्सेस इसको ना दूं तो क्या होगा? तो मेरे पास सिंपली ये डाटा सेट 0 1 2 3 4। ठीक है। और df डॉट टू एक्सेल, इधर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इससे अब क्या होगा कि मेरे जो इंडेक्सेस है ना वो सेव नहीं होंगे। तो अब क्या हुआ, मेरी जो एक्सेल एस एक्स की जो फाइल थी, वो, मैं रिफ्रेश कर लूँ एक दफ़ा, वो क्या होगी? अब मैं दोबारा इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। ये डाउनलोड हुई। और इस वाली फाइल को अब मैं ओपन करके देखता हूँ, तो मेरे इंडेक्सेस नहीं आए। ठीक है। तो अब मेरे इंडेक्सेस नहीं आए और ये फाइल उस तरीके से शुरू हुई जिस तरीके से मैं चाहता था। ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि हम लोग इंडेक्सेस ऑन करके क्या कर सकते हैं, इंडेक्सेस ऑफ करके क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने अभी तक ये देखा कि हम सीरीज कैसे बनाते हैं। सीरीज से हम सीएसवी में गए। अब इधर मैं डायरेक्ट सीएसवी भी बना सकता था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक डिक्शनरी मैंने बना ली, डिक्शनरी से मैंने डाटा को डाटा सेट में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके मैंने उसको एक एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने दो एट्रीब्यूट्स बनाए हैं अब तक। ठीक है।
मेरा मतलब दो डाटा फ्रेम्स अब तक हम बना चुके हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन डेटा सेट्स के बारे में कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ अपडेट्स मिलें कि ये डेटा सेट क्या है। ठीक है, अभी तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितनी रोज हैं, 5, और कॉलम्स कितने हैं, 4। यानी कि इसकी शेप क्या बनेगी हमारी, 5,4। ठीक है, तो अब इसकी तो मुझे देखने से शेप पता चल रही है, कोई बड़ा डेटा सेट आ जाए तो फिर इसकी शेप कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, df डॉट शेप। ओके, इसको जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास उसकी शेप आ जाएगी। इसी तरीके से जिस तरह हमने numpy में चेक किया था, df डॉट डी टाइप आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके पास सारे कॉलम्स की डी टाइप्स आपको बताएगा कि किस कॉलम की कौन सी डी टाइप है। ओके, int 64 कहाँ यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर स्ट्रिंग होती है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अगर फ्लोट होता तो फ्लोट भी आ जाता है यहाँ पे, फ्लोट 64 या जो भी वट एवर यूज होना था। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास शेप भी आ गई, डी टाइप भी आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए मेरे पास डाटा सेट में कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो वो देख लेते हैं जी, नेम, एज, स्कोर और जेंडर का कॉलम है मेरे पास। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखना चाहता हूँ, कुछ स्टैट्स देखना चाहता हूँ अपने डाटा सेट के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, df डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, अब मैं अपने डाटा सेट के बारे में df डॉट डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मुझे बताओ कि मेरे डाटा सेट के बारे में कुछ स्टैट्स बताओ कि क्या है। अब आप लोगों को ये अच्छी तरह पता होगा कि स्टैट्स जो होती हैं वो सिर्फ इन कॉलम्स की नजर आएंगी जो न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये कैटेगोरिकल कॉलम्स की मुझे स्टैट्स नहीं बताएगा कि नेम के अंदर जहन कितने हैं, ए वो कितने हैं, ये कितने हैं, वो नहीं बताएगा। ठीक है, इसने मुझे क्या बताना है, न्यूमेरिकल कॉलम्स की स्टैट्स। एज काउंट 5, स्कोर काउंट 5, जेंडर काउंट 5, यानी पांच पांच वैल्यूज हैं इनमें। एज का जो मीन है वो 23 है, स्कोर का जो मीन है 420 है, जेंडर का जो मीन है वो 0.8 है। अब ये तो ट्रू फॉल्स वाला कॉलम था तो ये मीन लेकिन उसने हमें दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.58, 311 पॉइंट समथिंग एंड 0.447। उसके बाद मिनिमम एज, मिनिमम कितनी थी, 21, स्कोर मिनिमम 100 था, जेंडर 0। अच्छा, ये क्वांटाइल्स हैं, ये आप लोगों को मैं कभी समझाऊंगा कि क्या होते हैं। 25% ऑफ डाटा, 50% ऑफ डाटा, 75%, और मैक्सिमम क्या था 25, इधर 900 उधर 1। तो ये सारी स्टैट्स आपको अपने डाटा सेट के न्यूमेरिकल कॉलम्स के बारे में डिस्क्राइब का फंक्शन बताएगा। ठीक है, और जिस तरीके से हमने numpy में देखा था कि आपके डाटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि आप सिंपली इधर df डॉट इन्फो का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, तो आपके डाटा सेट के अंदर रेंज इंडेक्स 5 एंट्रीज हैं, 0 से 4 तक। डाटा कॉलम्स आपके 4 डाटा कॉलम्स हैं, कॉलम नेम, एज, स्कोर, जेंडर, और नॉन नल का काउंट, यानी कि 5 नॉन नल वैल्यूज हैं, यानी कि सारी की सारी नॉन नल हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, और आखिरी आपके पास इसने डी टाइप बताई हुई है। ठीक हो गया, यहाँ पे उसका भी आपको काउंट बताया हुआ है कि डी टाइप इन 64 की 3 कॉलम्स हैं और ऑब्जेक्ट का 1 कॉलम है। और इस सारे डाटा सेट ने आपकी 292.0 प्लस बाइट्स यूज की है मेमोरी। अब वो इतनी सारी मेमोरी उसने क्यों यूज की है, क्योंकि हम int 64 यूज कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम एक बहुत प्यारा काम करने लगे हैं कि हम डेटा सेट्स को रीड कैसे करें। यानी कि मेरे पास कोई एक्सेल की फाइल अगर आ गई है इधर, तो उसको मैंने कैसे रीड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस जो भी आपकी फाइल है उसको आपने अपने उस फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमने किसी फाइल को लोड करना हो
या किसी फाइल हैंडलिंग का काम करना हो कोई, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम उस फाइल का पाथ देते हैं। ठीक है। अब उस फाइल का पाथ देने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। अगर तो आपकी फाइल सेम फोल्डर में है जहां पर आपकी ये नोटबुक रन हो रही है। किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्राम में आपकी नोटबुक या आपकी फाइल जिसमें आप कोड लिख रहे हो, उसी फोल्डर के अंदर आपकी अगर फाइल पड़ी हुई है जो आप रीड या राइट करने लगे हो, तो आप सिंपली उसका नेम लिख सकते हो। ओके। लेकिन अगर वो फाइल कहीं और है, इस फोल्डर में नहीं है, फिर आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। उसको आपको पाथ देना पड़ेगा। एक और बात, हो सकता है आपकी फाइल आपके इसी जिस फोल्डर में आपकी नोटबुक या फाइल जिसमें आप कोड लिख रहे हो वो पड़ी हुई है, उसी के साथ आपने एक फोल्डर बनाया हुआ उसी फोल्डर में। मेरा कहने का मतलब कि इस वाले के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं लिख लेता हूँ फाइल्स। सॉरी, हाँ आ गया, फाइल्स। और ये डाटा डॉट सी एस वी को उठा के इस फोल्डर में मैं डाल देता हूँ। आ गई। अब मैं इधर डाटा डॉट सी एस वी अगर लिखूंगा तो मेरी फाइल को ये नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है कि बहुत शुरू से सी ड्राइव से। ये आपको अब मैं आपको समझा इस सेंस में रहा हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में जब काम कर रहे होते हो तब भी आप इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है। तो अब हो सकता है कि कोई बच्चा इधर लिखना शुरू कर दे सी, उसके बाद फिर आगे आ गया आपका लेट्स से होम, और फिर आप ले आए उसको किसी और फोल्डर में, फिर आप किसी और फोल्डर में यूजर्स में ले आए। मतलब करते करते एक बहुत लंबा सा आपका एक पाथ बन गया। ठीक है। फिर आप आ गए अपनी फाइल्स के अंदर, और फिर आ गए आप अपनी डाटा डॉट सी एस वी। अब इसने ये अंडरलाइन किया है यानी कि इसको ये फाइल पाथ मिल गया। ठीक है। कोलैब में ये आपके पास ये निशानी है कि आपके फाइल्स को पाथ मिल गया। अगर तो जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो, जिस फाइल में आप काम कर रहे हो, लिख रहे हो कोड, वो कोड फाइल इस पूरे पाथ में किसी जगह पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस जगह पे ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इस जगह पे तो आपको इससे पीछे का रास्ता लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फाइल्स लिखो और फाइल्स लिख के डाटा डॉट सी एस वी लिख सकते हो सिंपल। हाँ, डाटा डॉट सी एस वी सिंपल आप अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि उसको नहीं मिलेगा वो किसी फोल्डर में। लेकिन अगर पड़ा हुआ है और वो फोल्डर भी आपका आपकी इस नोटबुक के साथ पड़ा हुआ है, तो आप सिंपली उस फोल्डर से स्टार्ट ले लो। आपको इतना लंबा पीछे से रास्ता लिखने की, उसका पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। वो उसको फाइंड आउट कर लेगा। मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बड़ी बहस होती थी इस चीज पे कि वो कहता था तुम पूरा पाथ क्यों लिख रहे हो। तो मैं उसको बताता था कि ऐसे फाइल नहीं मिलती। फिर उसके बाद मैं उसको मना करता था कि भाई तुम जो है ना पूरा पाथ लिखा करो। उसका अक्सर मसला आता था कि यार फाइल नहीं मिल रही, और वो मुझे कहता था यार तुम पूरा पाथ क्यों लिख रहे हो। तो फिर वो जब उसका मसला जब हल किया मैंने कि भाई ये फाइल का पूरा पाथ दो, तब आपको फाइल मिलेगी। तो वो अल्लाह का बंदा जब ये वाली फाइल देनी होती थी, इसमें भी पूरा पूरा पाथ दे रहा होता था। तो जब उसने मेरा कोड देखा तो मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ था, तो उसने कहा मुझे तुम कहते हो कि फाइल का पूरा पाथ दिया करो, खुद तुम दे नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई फर्क है इसमें और उस फाइल में, फर्क है जो कि इस फोल्डर से कहीं दूर पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये चीजें जरा काबिले गौर है। अब फाइल पाथ मैंने दे दिया जी। अब मुझे इस फाइल को रीड करना है। ओके। इस फाइल को रीड करने के लिए हम पांडास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक डाटा फ्रेम के अंदर, ये डाटा से मुराद मेरी डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम के अंदर मैं क्या करूंगा, पीडी डॉट रीड। अब मैं क्या रीड करने लगूंगा, एक्सेल फाइल या सीएसवी। इस वक्त मैं सीएसवी रीड करने लगा हूं। तो मुझे
CSV रीड करनी है और अंदर फाइल पकड़ा देनी है। अब डाटा के अंदर मेरी वो CSV फाइल आ चुकी है जो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा और मेरे पास ये CSV फाइल आ गई है। अब देखो अननेम्ड कॉलम आ रहा है इधर, जो कि मैंने इंडेक्सेस का बनाया था। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि हमने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं किया था जब हमने CSV सेव की थी। जब हमने ये सेव की थी तो हमने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। लेकिन जब मैं ये सेव कर रहा था df डॉट टू CSV, तो उसने उसके सारे जो इंडेक्सेस थे वो भी साथ भेज दिए। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये इंडिसेस ना आए। तो उसका ये हल है कि मैं अपनी CSV के साथ, जब मैं CSV में डाटा स्टोर कर रहा होता हूँ तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करके स्टोर करूँ। हाँ, फर्दर प्री प्रोसेसिंग करके मैं ये कॉलम हटा सकता हूँ, या फिर मैं इस कॉलम को रीनेम कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लेक्चर में हमने सिर्फ फाइल हैंडलिंग देखनी है कि हम किस तरीके से डाटा ले सकते हैं, डाटा उठा सकते हैं। अब देखो ये फाइल मैंने फोल्डर में डाल के आपको बताई है कि किस तरीके से उठानी है। ठीक है, दूसरी फाइल अगर आप इसी तरीके से कोई लेना चाहते हो, उसमें मैं डायरेक्ट फंक्शन बस कॉल कर रहा हूँ pd डॉट अपना रीड एक्सेल, और उसमें मैं फाइल पास दे रहा हूँ उसको डाटा डॉट XLSX। अब ये मैं डायरेक्ट इसको किसी में सेव नहीं कर रहा, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये मैं इसलिए अदर फाइल्स नहीं लिख रहा क्योंकि ये किसी फोल्डर में का नेम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये साथ ही पड़ी हुई है। ओके, इसको मैं जैसे ही रीड करूंगा मेरे पास वो दे देगा, लेकिन हाँ ये किसी डाटा फ्रेम में मैंने स्टोर नहीं की हुई। ठीक है, तो जस्ट आपको बताने के लिए कि ये इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, और अगर किसी फोल्डर में है तो वहां से भी फाइल आप उठा सकते हो। और गूगल कोलैब में आप अपनी ड्राइव भी माउंट कर सकते हो। इसका मतलब अपनी ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो गूगल ड्राइव, और उसमें कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो उसका पाथ दे के आप यहाँ पर वो फाइल ओपन कर सकते हो और उन पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो माउंट किस तरीके से करते हैं फाइल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने अपनी ड्राइव अगर माउंट करनी हो तो माउंट कैसे करते हैं, और ड्राइव माउंट करने के बाद उसमें से कोई फाइल्स उठानी हो, उनके पास देखने हो, तो वो हम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5.1 था ये। ठीक है, और 5.2 में हम देखेंगे कि ड्राइव माउंट कैसे करते हैं, और हमारे पास ड्राइव माउंट करने के बाद हम कुछ डाटा सेट्स लोड करेंगे, उनके कॉलम नेम्स चेंज करेंगे। तो उनके कॉलम जिस तरीके से अभी ये अननेम्ड इज इक्वल टू अननेम्ड जीरो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बहुत गंदे गंदे डाटा सेट्स होते हैं, तो उनके कॉलम नेम्स कैसे हटाने हैं, उस कॉलम को कैसे हटाना है, कोई रो कैसे डिलीट करनी है, कोई कॉलम कैसे डिलीट करना है, ये हल्की फुल्की प्री प्रोसेसिंग में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर था। आई विल ट्राई कि हम इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स अब थोड़े बनाएं। बहुत लंबे लेक्चर्स मैंने सुना है आप लोग बोर हो रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।